दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एक स्पेशल डिवाइस दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले देखो। हमारे पास दो सर्कुलर इस तरीके से बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं, जो हमारा यहां पे साइड व्यू से क्लियर है। मैं साइक्लोट्रॉन डिवाइस को साइड से देख रहा हूं। ऐसे बड़े बड़े दो सर्कुलर हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से होता है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग हमारा यूनिफॉर्म माने जाते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर इस तरीके से कवर होते हैं, यानी बाकी पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, बीच में एक छोटा सा रीजन होता है, बहुत पतला सा एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बट उसके अक्रॉस एक एसी कनेक्टेड होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी वैसा एक करंट जो लगातार अपना डायरेक्शन को बदले। ठीक है, वो हमारा कनेक्टेड होता है। तो यहां पर स्टार्टिंग पे क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में एक कोई भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं हम लोग लगभग 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एंड वो जो बीच का गैप है उस पे यहां पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो अगर हमारा v है, तो वो हमारा उस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है, और एक्सिलरेट करते हुए जैसे जैसे एक्सिलरेट करेगा वो ये मैग्नेटिक वाला रीजन के अंदर घुसा, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब तो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए यहां पर आएगा, फिर जो है वो यहां पर हमारा गैप पे एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लगना बंद हो गया, वहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो उसको वापस एक्सिलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाने के बाद रेडियस भी बढ़ेगा, और इस तरीके से स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए धीरे 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 इसका रेडियस को बढ़ाता रहता है। जब एक फाइनल मैक्सिमम रेडियस होता है वो आर पहुंचते हैं, तो तब हमारे पास एक एग्जिट बनाया हुआ होता है, जो एग्जिट जो है उसके थ्रू हमारे पास हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो हमें मिल जाता है। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या हुआ है? अ साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस दैट कैन एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड. Beam of high energy particles like electron, proton, alpha, deuteron is obtained. It basically helps us to identify the nature of nucleus and electrons, यानी the structure of atoms निकालने में हमें मदद करता है, और हॉस्पिटल्स में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे हमारा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका एक मेजर लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में तुम साइक्लोट्रॉन में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर कुछ वेव नेचर डेफिनेटली हमारा होता है, और वो वेव नेचर जितना ज्यादा हाई स्पीड होता है उतना ज्यादा हमारा प्रीडोमिनेंट होता है। नाउ सेम काइनेटिक एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है, जिस कारण पे उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेव नेचर जनरेट होती है, और उसका मास जो होता है वो भी हमारा सब्सटेंशियली इंक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों चीजों के कारण मेनली हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और भी है, जो हमारा ये वाला चीज काम करने के लिए हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पार्टिकल है उसका फेज सेम होना चाहिए, एंड ड्यू टू अनसर्टेनिटी वो फेज सेम होना पॉसिबल नहीं होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चंस में तो हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका इस्तेमाल होना संभव नहीं है। तो ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली हमें जो अप्लाई होता है, जिस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, हमारा जो एसी होता है, दिस एसी हैज सम सर्टेन वोल्टेज एंड इट इज अ टाइम टी.
अच्छा, एसी होने का मतलब क्या है समझ लो। जो यहां पर राइट नाउ पॉजिटिव वोल्टेज है और फिर एक सर्टेन टाइम टी बाद वो हमारा नेगेटिव वोल्टेज बन जाएगा -V, फिर उतना ही टाइम बाद वापस पॉजिटिव, वापस नेगेटिव। जब तुम लोग एसी करोगे तो तब ये वाला चीज और ज्यादा क्लियर होगी, बट राइट नाउ ये समझ लो इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज है वो हम चेंज होते रहते हैं। तो मान लो इनिशियली यहां पर कोई R1 रेडियस का एक पाथ जो है वो हमारा फॉलो कर रहा था, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज का सामना किया ये वाला टाइम T0 पे, एंड यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको फ्रंट डायरेक्शन पे एक्सीलरेट किया। जैसे ही एक्सीलरेट करेगा, स्पीड हमारा बढ़ेगा, तो R जो है दैट R इक्वल्स टू mv बाई BQ as R increases, as V increases, R also increases. अच्छा, अब ये वाला पार्टिकल यहां पर घूम के वापस यहां पर आएगा। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन कितना होना चाहिए? वो तो हमारा वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है और ये होता है हमारे पास 2πm/pq। तो ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल हमारे पास कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू f, दैट इज 1/t। सो ध्यान देना, इन टाइम t/2 it reaches gap between the D's again। ये वापस दोनों D के बीच का जो गैप है उस गैप पे हमारा वापस पहुंच जाता है, और ये वाला गैप के अंदर जैसे ही पहुंचेगा उस टाइम पे ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा बदल जाना चाहिए, यानी ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन पे। अच्छा, अगर सेम डायरेक्शन पे रह जाएगा, ट्राई टू रियलाइज, अब वो रिटार्ड करेगा क्योंकि मोशन का डायरेक्शन तो उल्टा हो चुका है, तो वो तो डेफिनेटली हमारा रिटार्ड करेगा। तो एक्सीलरेट करने के लिए ई का डायरेक्शन हमारा बदल जाना चाहिए, ठीक है। एंड फिर ये एक्सीलरेट करेगा, फिर उससे बड़ा रेडियस पर भेजेगा, और इस तरीके से हर एक एक्सीलरेशन पे रेडियस को बढ़ाते हुए ये हमारा इस तरीके से दूसरा जो मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस है उस पर पहुंचाते हुए उसको एग्जिट करवा देगा। अब ध्यान देना, जो ये वाला एसी का टाइम पीरियड है वो है हमारा 2t0। सो रियलाइज वन थिंग, एक चीज को यहां पर अब अगर हम रियलाइज करें, यहां से यहां आने पर जो टाइम चाहिए होगा t0। अंडरस्टैंड, t0 मस्ट बी इक्वल्स टू t/2। जो हमारा t0 होना चाहिए वो हमारा t/2 होना चाहिए, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा t0 होना चाहिए उसका वैल्यू होना चाहिए πm/pq, क्योंकि अगर t इक्वल्स टू 0 पे मान लो ये हमारा एंटर किया है, t इक्वल्स टू 0 पे मान लो यहां पर एंटर किया है, उस तरीके से मैंने सेट किया हूं, तो ये एक बार पूरा घूमने में टाइम आधा घूमने में टाइम लगाएगा πm/bq। जब ये दूसरे बाजू पर आएगा वहां पर डायरेक्शन उसका रिवर्ट जो है वो हमारा हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, टाइम पीरियड ऑफ एसी
जो होना चाहिए that will be 2t naught, that will be again 2 pi m by bq. ये हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए। तो बेसिकली दोनों का टाइम पीरियड सेम होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए फॉर दिस साइक्लोट्रॉन मोशन टू वर्क। अच्छा, एक चीज पूछ सकता है, जो बताओ बेटे कितने बार उसने डी को क्रॉस किया है, कितने बार उसने डी को क्रॉस किया है। तो हम यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ टाइम्स इट एक्चुअली क्रॉस्ड गैप। ठीक है, लेट्स सी, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। ठीक है, लगभग लगभग। और जो हमारा मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस इक्वल्स टू आर। मैक्सिमम रेडियस अगर आर है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में निकाल सकता हूं एम वी एफ बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू आर। तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ है दैट इज बी क्यू आर बाई एम। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डेल्टा के ई है, दैट डेल्टा के ई इज नथिंग बट हाफ एम वी एफ स्क्वायर। सो दैट विल बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो। सो ईच क्रॉस गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू ईवी, क्योंकि V जो है वो इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, तो हर एक क्रॉस जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू E इंटू V, राइट। सो टोटल उतना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है, तो मैं लिख सकता हूं अगर n बार क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतना एनर्जी देगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कोई वर्क डेफिनेटली हमारा नहीं कर सकता है, तो n जो आएगा दैट विल बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2MEV। ये इतने बार जो है वो हमारा क्रॉस करेगा। और ध्यान देना, हर एक साइकिल को पूरा करने में, हर एक साइकिल को पूरा करने में ये 2 बार इसको क्रॉस करता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, स्पाइरल है, बट फिर भी अगर हम ध्यान दें यहां पर हर एक साइकिल को पूरा करने में ये 2 बार अपना डी को क्रॉस करता है, तो नंबर ऑफ सर्किल के बदले में लिख रहा हूं साइकिल्स will be equals to n by 2. So that will be b square q square r square, सॉरी क्या लिख रहा हूं, हाँ सॉरी, हाँ 4MEV। इतना हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगा, दैट विल बी n by 2। और हर एक साइकिल के लिए टाइम जो लगता है वो तो हमारा डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है, तो टाइम ऑफ एक्सीलरेशन जो ये पूरा हो जाएगा दैट विल बी 2 pi m by bq
into b square q square by r square by 4mev. So mm is gone. So 2 pi bq by 2ev. So that is the total time of acceleration that will be done within the cyclotron for the given condition. Okay दोस्तों, तो अब हम लोग साइक्लोट्रॉन के ऊपर 3 क्वेश्चन करने वाले हैं. लेट्स सी. पहला क्या है? अ साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 10 मेगाहर्ट्ज. फाइंड द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन the neighboring radius is greater than or equals to 1 centimeter with a trajectory radius of 0.5 meter of proton. ओके दोस्तों, तो अब के सॉल्व किस तरीके से करेंगे? अच्छा, ध्यान देना, इन 1 cycle it gets accelerated 2 times. ये जो है, ये 2 बार हमारा एक्सेलरेट होता है. ठीक है, क्योंकि एक बार पहले वाले के दौरान, फिर दूसरी बार दूसरे वाले के दौरान, तो 2 बार हमारा एक्सेलरेट होता है. तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हर एक बार जो साइकिल कंप्लीट होती है, 2ev विल बी इक्वल्स टू हाफ m, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फॉर स्मॉल चेंज आई कैन राइट इट एज d rather than डेल्टा. ठीक है, d और डेल्टा एक्सचेंजेबल है, क्योंकि 0.5 मीटर में 500 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का बदलाव हो रहा है, यानी दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, 50 में 1 का हो रहा है, सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो दैट कैन बी रिटन एज mv/dv. तो जो हमारा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हो चुका है dv, दैट विल बी 2ev by mv. That is what I can simply write. अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे मालूम है. फ्रीक्वेंसी x f इक्वल्स टू टाइम पीरियड का उल्टा, यानी be by 2 pi m. तो b की जो वैल्यू आ जाएगी, that b will be simply equals to 2 pi m f by e. ये हमारे पास b की वैल्यू है. अच्छा, जो हमारे पास रेडियस है r, जो ट्रैजेक्टरी का मेन रेडियस दिया हुआ है r, दैट कैन बी रिटन एज mv by bq. तो v जो होगा, दैट विल बी bqr by m. सो BER by m, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? लेट्स सी. तो दैट विल बी ER by m इनटू B का वैल्यू MF by E. MM गॉन, EE गॉन, सो 2 pi FR. दैट इज द वैल्यू ऑफ V. एंड यहां से मैं R का वैल्यू भी लिख सकता हूं. R के यहां पे रिलेशन को वापस डिफरेंशिएट करते हुए लिख सकता हूं, m by e dv by b. So that can be written as m by e. dv का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? 2ev by mv into 1 by b. तो E यहां पर कट गया, mm यहां पर कट गया, सो दैट विल बी 2v डिवाइडेड बाई b इंटू v. ये हमारे पास dr का वैल्यू है. और अब जो है हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहां पर b और b की वैल्यू. सो दैट विल बी 2v. नाउ b की वैल्यू है 2 pi mf by e, और v की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 pi fr. अब सब कुछ हमारे नोन के टर्म्स में आ चुका है,
So 2 is gone. So this will be EV by 2 pi square f square m into r. ये हमारे पास dr की वैल्यू आ चुकी है। तो v की जो वैल्यू आएगी, द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर डेल्टा आर, क्योंकि डी और डेल्टा तो आपस में एक्सचेंजेबल है, दैट डिवाइडेड बाई ई। सो यहां पर हमारे पास v का वैल्यू आएगा एंड नाउ वी हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बोला है। अच्छा, पाई स्क्वायर लगभग हमारा 10 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10 टू द पावर 7, यानी उसका स्क्वायर आ जाएगा 10 टू द पावर 14। मास ऑफ प्रोटॉन को मैं लगभग लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। r जो है वो है हमारा 0.5, डेल्टा r जो है वो है मेरा 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। नाउ लेट्स सी क्या आता है। 2 और ये तो हमारा चला गया, 1.6 चला गया। अब 10 के पावर्स चेक करना है, यहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर 15, ठीक है, यहां पर हो गया 10 टू द पावर 15, तो ये हो गया 10 टू द पावर 13। 10 टू द पावर 13 जो है वो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 32। तो हम सिंपली लिख सकते हैं V इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 वोल्ट। ओके, लगभग इतना आएगा। थोड़ा बहुत वो पाई स्क्वायर और मास पे किया हूं और वो बिल्कुल सही भी है। m को थोड़ा सा कम लिखा हूं, पाई स्क्वायर को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं, लगभग 10 टू द पावर 5 वोल्ट ही हमारे पास आने वाला है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन्स, द मैक्सिमम रेडियस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, इफ b इक्वल्स टू 1 टेस्ला फाइंड द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द प्रोटॉन्स। पहले तो ये वाला पार्ट को देख लेते हैं। जो हमारा R होता है दैट इज इक्वल्स टू mv बाई BQ। तो जो V होगा दैट विल बी BER बाई M, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू half mv square, so that will be b square e square r square by 2m। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज b e r by 2m, सॉरी b square e r square by 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा जूल पे है, एक ई से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, B का वैल्यू है 1, R जो है वो है 0.5 का होल स्क्वायर बाई 2, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 m EV। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 EV। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिखता हूं तो 100 बाई 8, सो दैट विल कम आउट टू बी 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दूसरा ये पूछा है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर क्या होना चाहिए जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स अब हमारा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। यहां पर तो 12.5 है, तो 20 पे कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें ओवरऑल इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है और वो फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड करता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी फंडामेंटली तो हमारा सेम ही होता है। तो इस बात को जैसे ही हम रियलाइज करें, तो ध्यान दो, v जो होता है वो हमारा होता है ओमेगा r, एंड ओमेगा ऑफ दिस सर्कुलर मोशन एंड ओमेगा ऑफ दैट साइक्लोट्रॉन आर बेसिकली ऑलवेज सेम। तो v इक्वल्स टू हमारे पास ओमेगा r है, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सो व्हाट आई गेट इज kinetic energy equals to half m omega square into r square। अच्छा, ओमेगा जो है वो हमारा है 2 pi f, सो 2 pi f का होल स्क्वायर into r square। So we will get 2m pi square f square into r square। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो 20 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 विल बी 2 इंटू, लगभग इसको 1.6 ही ले लेता हूं। पाई स्क्वायर जो है वो हमारा 10 है, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, आर है मेरा 1/2, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो अब जो है जो कट रहा है वो देख लेता हूं। 1.6 इज गॉन, और ये 2 इंटू 10 और ये 20 जो है वो यहां पर काट दो। तो हमारे पास एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14। सो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज, यानी 20 मेगा हर्ट्ज, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा 20 मेगा हर्ट्ज, राइट। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, लास्ट है ये। Helium plus ions are accelerated in a cyclotron. The maximum radius equals to 60 centimeter. The oscillator frequency is equals to 10 megahertz. The accelerating potential difference applied equals to 50 kV. Neglect the gap between the D's. So we have to find the total time of acceleration, और दूसरा the total distance traveled in the process of acceleration। ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम हम किस तरीके से निकालेंगे, एक चीज ध्यान दो। अच्छा, जो हमारा आर मैक्स है उसको मैं लिख सकता हूं m इंटू वी फाइनल डिवाइडेड बाई b इंटू चार्ज दैट इज e। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। और b जो है क्या लिख सकता हूं मैं, 2 pi m by BE is equals to 1 by frequency f। तो B का वैल्यू होगा 2 pi mf by E। So we substitute the value over here। तो m into V final equals to R max into E into B 2 pi mf by E। E gone। तो हमारे पास V फाइनल जो आ जाएगा दैट विल बी 2 pi f R max। इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, V इक्वल्स टू ओमेगा R। तो ओमेगा हमारा 2 pi f है, उसको ऐसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। So now try to realize जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, that final kinetic energy will be simply equals to half m vf square
So that will be 4 pi square f square m r max square by 2। तो यहां पर मैंने 2 कर दिया। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर मान लो इट गेट्स n टाइम्स बिटवीन द डीज, और हर एक बार जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा EV। तो मैं n इंटू EV लिख सकता हूं 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर m r मैक्स स्क्वायर, यानी n जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर m r मैक्स का स्क्वायर बाई E इंटू V। Now, if we see t between 2 enter is nothing but a half the time period, that is pi m by PE। ठीक है, so total टाइम जो हो जाएगा that will be n into कितना आ जाएगा, जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है उसका आधा t by 2, यानी n इंटू 1 by 2f। सो दैट विल बिकम पाई स्क्वायर f m r मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई EV। ओके, तो पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है 10 to the power of 7, 10 मेगाहर्ट्ज है। मास जो है वो हमारे पास है 4 इंटू 10 to the power मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -27, 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19, 50 इंटू 10 to the power 3 सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा। ना इफ वी सी 1.6 इज गॉन, यहां पर 10 to the power -19, तो ये हमारे पास हो गया 10 to the power -15, तो 10 to the power 22 इंटू 10, सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 to the power 23, तो आ जाएगा 4 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 to the power -4 seconds. That is what we are going to get. Realistically, we should do it in the microsecond. So हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोसेकंड। दैट इज गोइंग टू कम। कैलकुलेशन एक बार फिर भी चेक कर लेना। बाकी एक्सप्रेशन जो है वो मैंने यहां पर निकाल दिया हूं, बाकी वैल्यूज जो है वो जो भी है एक बार प्लीज चेक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आई एम डूइंग इट करेक्ट, बट फिर भी एक बार प्लीज डू इट। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.8। ठीक है, तो 36 इंटू 0.8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना, हाँ 34 माइक्रोसेकंड लगभग। अगर 34 33, ठीक है, 36 इंटू 8 अगर हम करें तो कितना रहे, हाँ ठीक है 33 माइक्रोसेकंड, रादर इट इज बेटर 33 माइक्रोसेकंड। सो दैट वी कैन सिंपली सी। ओके दोस्तों, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी।
अच्छा, और ऑफ द ith टर्न, जब वो टोटल n बार तो वो एंटर करेगा, तो ith टर्न का रेडियस जो होगा उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो ऑब्वियस सी बात है, हर बार पे इंक्रीज अगर हमारा डेल्टा आर अमाउंट से होता है तो आई वाले टर्न पे होने पर हर एक बार जब अंदर आता है तो उसका रेडियस कोई सर्टेन अमाउंट डेल्टा आर से हमारा इंक्रीज करता है। तो जो हमारा आर आई होगा, अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी डेल्टा आर इंटू आई। ठीक है, सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा ith वाले पार्ट का डिस्टेंस होगा दैट विल बी पाई आर, पाई आर आई, ये हमारे पास आने वाला है। तो ith टर्न पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा दैट विल बी पाई इंटू डेल्टा आर इंटू आई। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, वहां पर अगर हम ध्यान दें, एक बार जब हमारा अंदर आएगा, सो E इंटू वी इज अ नथिंग बट mv इंटू dv। जो हमारा dr होता है, जो हमारा dr होता है, एक बार अंदर एंटर करने पे वो हम क्या लिख सकते हैं, m dv बाई बी क्यू। राइट, एक बार हमारा ये होने पर जब हमारा एंटर करता है उसको मैं लिख सकता हूं m dv बाई बी क्यू। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो m dv का वैल्यू मैं लिख सकता हूं ev, ठीक है, bq mv, q हमारा e ही है, mm गॉन, e गॉन, सो दैट विल बी v बाई bv। ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। सो यहां पर जो रेडियस पे छोटा सा बदलाव हर बार पे होगा, दैट dr विल बी ए बी v बाई bv। अच्छा, यहां पर r की वैल्यू जो है, जो हमारा r की वैल्यू आएगी, सो दैट r की वैल्यू विल बी सिंपली mv बाई bq। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू होगी दैट विल बी mv बाई bq, और यही तो हमारा ri है। तो vi जो हमारे पास होगा दैट विल बी bq ri बाई m। q हमारे पास यहां पर e है। ठीक है, तो जो हमारे पास dr आएगा यहां से, that dr will be simply equals to v divided by b into ऊपर m by ri। ये हमारे पास dr आएगा, डेल्टा r आएगा। ठीक है, so this is what I can write, this is delta r। So now we have to realize जो हमारा SI होगा that will be pi I into Vm by B square E into Ri। ये वाला चीज जो है उसको मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, और ये वाला चीज को मुझे ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n, और इसको ऐड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आरआईज जो है वो सारे के सारे हमारा मोस्ट प्रोबेबली HP में फंसेगा, और HP में फंसने के कारण उसको इंटीग्रेट करना जो है वो हमारा काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा।
तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, जो अगर nth टर्न पे अगर हम ध्यान दें, nth टर्न पे अगर हम ध्यान दें इंटीग्रेशन से, इन dn टर्न्स जो हमारा ds होगा दैट विल बी 2 पाई r इंटू dn। ठीक है, यहां पे r का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई EB। ठीक है, समझ में? तो इस टर्न के अंदर जो है हमारा इतना होने वाला है। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से R का वैल्यू तो हमारे पास ये है, राइट, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास K कितनी होगी, तो अगर हम K देख ले तो n टर्म्स जो है वो तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो n टर्म्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। सो n इंटू 2EV ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर R की जो वैल्यू होगी 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर हो गया, डिवाइडेड बाई EB आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा M N V। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा R की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा S दैट विल बी 2 पाई, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 पाई बाई EB रूट ओवर MV इंटीग्रल रूट ओवर N to dn from 0 to n. So that is actually what we have to integrate. एंड इसको अगर हम आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे देन वी विल बी डन। तो दोस्तों अब उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करके यहां पर आंसर जो मैं कहीं पर कुछ मिस्टेक किया हूं क्या, हाँ एक यहां पर ई मिसिंग हुआ है, ठीक है ना, वो ई को यहां पर लिख देना। अब से वैल्यूज जो है वो हमें निकालना है, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा s दैट विल बी 4 पाई EB, ठीक है, अंडर रूट MEV इंटू 3, तो 2/3 into the power of 3/2. So that is going to be the total distance traveled. n का वैल्यू जो है वो मैंने ऑलरेडी यहां पर निकाल के रख दिया हूं, वो सारे वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करो एंड वहां से हमें टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो हमें मिल जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा टीडियस है, यहां पे हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर नीचे हमारा HP का टर्म जो है वो हमें बनते हुए नजर आ रहा था, तो इस कारण पे हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना ही अच्छा रहेगा। ओके।